प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग आज बहुत ही खूबसूरत और एक प्यारा सा चैप्टर सीखेंगे। प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ये कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको सीखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा प्रकाशिकी। ये कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान का चैप्टर है और कक्षा 12 के लिए भी भौतिक विज्ञान में एक चैप्टर आता है, उसमें भी काम आएगा। फिलहाल तो हम कक्षा 10 के लिए लेके चल रहे हैं। तो प्रकाशिकी में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रकाश। सबसे पहले हम लोगों का ध्यान इस बात पर जाएगा कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश को हम लोग अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। और प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ जाता है वह वस्तु हमें दिखाई दे जाती है। जैसे देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर पर लाइट पड़ रही है, प्रकाश आ रहा है और इस पर पड़ने के बाद प्रकाश परावर्तित हो रहा है, टकरा करके हमारी आंखों पे आ रहा है, तो हमें वस्तु दिखाई दे रही है, हमें मार्कर दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश के बारे में हो गया। लेकिन इंटर में इसको इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग में इस तरीके से चलता है कि इसमें एक्स किरणें, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, लघु तरंगें, दीर्घ तरंगें, सभी प्रकार की तरंगें इसमें होती हैं। तो उन्हीं में एक छोटा सा एक भाग आता है जो बीच में पड़ता है, जिसको कहते हैं हम लोग दृश्य प्रकाश। इस दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है इतनी। किसी किसी किताब में इस तरीके से इसको दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंग दैर्घ्य होती है, उसी में हमारे सब प्रकाश आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर इसमें आते हैं। यही हमारा दृश्य प्रकाश होता है। इसी दृश्य प्रकाश की घटनाओं को हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। अब हम लोग प्रकाश के बारे में और आगे जानने की कोशिश करेंगे। उसमें देखेंगे कि जो प्रकाश के जो स्रोत हैं वो क्या क्या हैं। प्रकाश के मुख्य रूप से स्रोत जो हैं वो सूरज है। सूरज से प्रकाश आता है और जिस वस्तु पर पड़ता है वो वस्तु में दिखाई दे जाती है। तो स्रोत के आधार पर हम, या प्रकाश की प्रकृति के आधार पर हम लोग इसको कुछ भागों में बांटेंगे। वो भाग हम लोग देख लेते हैं। दीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें हम लोग दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब। नंबर 2 नॉन ल्यूमिनस, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दूसरी वस्तुओं या दूसरी वस्तुओं के प्रकाश की सहायता से चमकती हैं। जैसे कुर्सी हो गई, मेज, और पारदर्शक। ट्रांसपेरेंट।
तो पारदर्शक में प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर आर पार निकल जाता है उन्हें हम लोग पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच और जल। हमारा प्रकाश कांच और जल और भी ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनमें से होकर के आर पार निकल जाता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं पारदर्शक पदार्थ। उसके बाद 4 नंबर पे आता है अर्धपारदर्शक, ट्रांसलूसेंट। अर्धपारदर्शक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से होकर के प्रकाश कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ आर पार निकल जाता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग अर्धपारदर्शक कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगे हुए कांच से आप लोग देखेंगे कि प्रकाश कुछ उसी में अवशोषित हो जाएगा और कुछ प्रकाश बाहर निकल जाएगा। नंबर 5 पारदर्शक। ऑपेक बॉडीज, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उनको हम लोग अपारदर्शक कहते हैं। जैसे कोई भी धातु हो गई, कोई भी धातु हो गई, जैसे लोहा, चांदी आदि। उसके बाद हम लोग प्रकाश के कुछ गुण और सीख लेते हैं। नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ये पहला गुण हो गया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश हमेशा किरण के रूप में चलता है। जब कोई उसका हम लोग एक रास्ता बनाते हैं उसको किरण कहते हैं, और जब कई रास्ते मिल जाते हैं, जब कई प्रकाश की कई किरण मिलकर के इसको किरण पुंज बनाती हैं, किरण पुंज, और ये केवल एक किरण है। तो ये प्रकाश का पहला गुण हो गया कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा इसका गुण हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आप लोगों ने सीखी थी 2 प्रकार की तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य के रूप में हमारी ध्वनि तरंगें चलती हैं और अनुप्रस्थ के रूप में हमारे प्रकाश चलता है। उसके बाद नंबर 3, प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग रूप में माना जाता है और कुछ घटनाओं में कण रूप माना जाता है। प्रकाश कुछ घटनाओं में तरंग प्रकृति के रूप में माना जाता है और कुछ घटनाओं में कण प्रकृति के रूप में माना जाता है। इसीलिए प्रकाश की ड्यूअल नेचर होती है, डबल या द्वैत प्रकृति होती है। उसके बाद अगला है प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अगर जो हम इसको किलोमीटर में बोलें तो ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रकाश का वेग निर्वात में 3 लाख किलोमीटर/सेकंड होता है। प्रकाश का वेग इतना अधिक होता है, फिर भी प्रकाश को सूर्य से हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। बताइए, सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, परंतु प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर जब हमारी पृथ्वी तक आता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे बहुत पास है, इसको केवल 1.28 केवल
1.28 सेकंड का ही समय लगता है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, क्योंकि प्रकाश वहाँ से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 24 सेकंड का लगभग समय ले लेता है। लेकिन जब प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर के हमारी पृथ्वी तक आता है तो केवल 1.28 सेकंड का ही समय लेता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो 3 घटनाएं संभव है। कौन कौन सी 3 घटनाएं संभव है? नंबर 1, प्रकाश में परावर्तन होता है। जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो परावर्तन हो सकता है। नंबर 2, उसमें अपवर्तन भी हो सकता है। नंबर 3, उसमें अवशोषण भी हो सकता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए तैयार है तब क्या क्या घटनाएं संभव हो रही है। नंबर 1, सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा परावर्तन का। देखिए, यहाँ पर प्रकाश जा रहा है और अगर जो ये चिकना तल है, एक तरफ से इसको पॉलिश कर दिया गया है, खुरदरा तल है, और इधर वाला परावर्तक पृष्ठ है, तो होगा क्या, अगर इधर वाला कलई किया हुआ पृष्ठ है और ये इधर साइड वाला परावर्तक पृष्ठ है, तो प्रकाश जाएगा और टकरा करके वापस इसी माध्यम में चला आएगा। तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। दूसरी घटना अपवर्तन। जब यहाँ पर इसको यदि कलई न किया जाए तो एक माध्यम से जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका यह रास्ता ना होकर के उसका रास्ता थोड़ा सा बदल जाता है, या तो इधर की ओर मुड़ जाएगा या फिर इधर की ओर मुड़ जाएगा। कहने का अर्थ हो गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका पथ विचलन हो जाता है या उसका रास्ता बदल जाता है, तब प्रकाश की यह घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे जब कोई प्रकाश किरण एक जल में से होकर गुजरती है तो वो इधर उधर मुड़ जाती है, या वायु में से होकर के जब कांच में जाती है तो उसका रास्ता बदल जाता है। यह अपवर्तन की घटना हो गई। परावर्तन के लिए जैसे दर्पण हो गया, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, तो जब उनमें जब किरण टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा परावर्तित ही होती है। और अवशोषण कब होता है? जब कोई प्रकाश किसी पदार्थ पर पड़ता है और पड़ने के बाद वो दूसरे तरफ नहीं निकल पाता है, तो इसका अर्थ हो गया वो अवशोषित हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हमने किसी एक दीवार पर हमने टॉर्च जलाई, टॉर्च हमने इस तरीके से जलाई और हमने देखा उधर दूसरे तरफ जाके हम देख रहे हैं तो प्रकाश इधर से उधर दीवार के दूसरी तरफ नहीं पहुंच पा रहा है। इसका अर्थ हो गया कि प्रकाश जो है दीवार ने अवशोषित कर लिया है। तो ये अवशोषित भी हो सकता है। यहाँ पर अब हमारा अगला ध्यान परावर्तन की तरफ जाएगा। अब हम परावर्तन को और अच्छे से समझते हैं। आपने तीनों घटनाएं देख ली कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या घटनाएं संभव हैं? परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण। अब हम लोगों का ध्यान परावर्तन की तरफ जाएगा। परावर्तन, इसको अंग्रेजी में हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन हमारा 2 प्रकार का होता है। एक
जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और उस दूसरे माध्यम में न जाकर के उसके परावर्तक पृष्ठ पर ही टकरा करके वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन, नंबर 2 अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण जब समांतर आने वाली प्रकाश किरणें किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो वो आपस में समांतर चलती हैं। यदि आपतित होने वाली समांतर किरणें दर्पण पर परावर्तित होने के बाद फिर से समांतर हो जाती हैं तो प्रकाश की यह घटना नियमित परावर्तन कहलाती है। उसी प्रकार अनियमित परावर्तन में क्या होता है? जब कोई परावर्तक पृष्ठ हो लेकिन खुरदरा हो, उसमें से जब होकर के जाती हैं समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद समांतर ना होकर के असमांतर हो जाती हैं। जब समांतर आपतित किरणें दर्पण पर या खुरदरे पृष्ठ पर पड़ने के बाद जब परावर्तित होती हैं तो वो समांतर नहीं रहती हैं, किसी भी दिशा में मुड़ जाती हैं, तो यह घटना अनियमित परावर्तन कहलाती है। इसीलिए जब भी कोई अखबार बनाया जाता है तो हमेशा सस्ती क्वालिटी और खुरदरा पृष्ठ वाला बनाया जाता है, जिससे कि प्रकाश परावर्तित होकर के सब एक ही दिशा में ना जाए, वो सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाए और हम लोगों को अखबार पढ़ते समय कोई परेशानी ना हो। उसके बाद परावर्तन के केवल 2 नियम हैं। उन दोनों नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हमने एक बना लिया समतल दर्पण। हमने इसको देखो एक तरफ कलई कर दिया है या पॉलिश कर दिया है, एक तरफ पॉलिशदार पृष्ठ बना दिया है, दूसरे तरफ परावर्तक पृष्ठ रखा है और इसको हम लोग कहते हैं पृथककारी पृष्ठ। पृथककारी पृष्ठ का अर्थ होता है कि जो 2 माध्यमों को अलग अलग करे। ये एक जो लाइन खींची हुई है, ये जो रेखा खींची हुई है, वो 2 माध्यमों को अलग अलग कर रही है। इस रेखा के ऊपर पृष्ठ अलग है, इस रेखा के ऊपर माध्यम अलग है, जैसे कि बायो, और यहाँ पर जहाँ पृथककारी पृष्ठ है उसके नीचे कलई कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब कोई किरण आपतित होती है, आपतित का अर्थ होता है गिरने वाली, तो इसको हम लोग आपतित किरण भी कहते हैं, आपतित किरण। और जिस बिंदु पर ये किरण आपतित होती है उस बिंदु का नाम होता है, कोई भी नाम डाल देते हैं, सी डाल दिया, ये पी से आ रही है, सी पर पहुंच रही है, टकरा रही है, इस सी का नाम हम लोग डाल दें, इसको बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। यदि हम आपतन बिंदु पर 90 डिग्री पर कोई एक लाइन खींच दें तो इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। यदि हम लोग आपतन बिंदु पर 90 अंश बनाती हुई कोई एक रेखा खींच देते हैं तो उसका नाम होता है आपतन बिंदु पर अभिलंब। और जब कोई किरण आपतन बिंदु पर गिरती है तो वहां से अभिलंब के साथ उसी कोण पर परावर्तित हो जाती है। इस किरण का नाम होता है परावर्तित
किरण। और ये जो कोण होता है, कोण आई, इंसिडेंट एंगल, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण आर को, जो हमारा परावर्तन कोण है, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तन कोण। देखिए, जब हम लोगों ने ये चित्र को सही से समझ लिया है तो हम लोग वो दोनों नियम बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। एक बार चित्र को हम लोग फिर से समझ लें। यहाँ पर एक परावर्तक पृष्ठ है जो कि नीचे से कलई कर दिया गया, कांच का एक दर्पण है, समतल दर्पण, एक तरफ पॉलिश की हुई, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ है। तो यहां से कोई एक पीसी किरण इस पर आपतित हो रही है, यहां पर सी आपतन बिंदु है। तो किरण यहां से सी क्यू परावर्तित किरण हो रही है, क्योंकि टकराने के बाद अंदर कलई कर दिया गया, इसमें अंदर तो जा नहीं सकती, तो इसमें से बाहर की ओर लौटेगी। जिस माध्यम से आ रही थी उसी माध्यम में वापस लौट गई। और इस कोण को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, जो कि अविलंब के साथ ही बनता है। अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। उसके बाद इसके जो दो नियम हैं सीख लेते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम यही है कि जितने कोण पे ये किरण गिराई जा रही है उतने कोण पर ही ये वापस हो जाती है। अगर जो इसको 80 अंश पे डाला जाए तो 80 अंश पे ही वापस हो जाएगी, 30 अंश पे डाला जाए तो 30 अंश पे वापस हो जाएगी। तो इसके लिए नियम बन गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? देख लो। देखिए, यहां से जो किरण आ रही है उसका तल ये बोर्ड है, अविलंब भी तो उसी तल में बना हुआ है और परावर्तित किरण भी उसी तल में है। यदि ये दूसरे तल में होती तो इस तरीके से हो सकता था। मान लीजिए ये आपतित किरण यहां पड़ने के बाद इधर को मुड़ जाती या इधर को मुड़ जाती, आपके तरफ हो जाती, तो इसका तल दूसरा हो जाता। लेकिन नहीं, वो जिस तल में थी उसी तल में अविलंब है, उसी तल में परावर्तित किरण है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दूसरे नियम में कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे